अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ अमेरिका। ये टॉपिक सीएसएस और पीएमएस में पोल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे फीचर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, फेडरलिस्ट पेपर क्या है, पोटस कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट होता है, फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट क्या है। एंड पे हम मेलबरी एंड मेडिसन केस को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। सबसे पहले 1787 में इसको ड्राफ्ट किया गया, 1788 में इसको यूनिफाइड किया गया और 1789 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब तक इसमें 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स थी उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न दिए जाते हैं। और जो 14 अमेंडमेंट थी उसमें जो नेशनल सिटीज़नशिप है उसको सुपीरियर करार दिया गया स्टेट सिटीज़नशिप से। और जो 13 अमेंडमेंट है इसमें ग़ुलामी स्लेवरी को अबॉलिश्ड यानी कि ख़त्म कर दिया गया। 15 अमेंडमेंट में जो फॉरेन स्लेव्स थे, जो साउथ अमेरिकन्स थे, उनको वोट का राइट दे दिया गया। 19वीं अमेंडमेंट में जो औरतों को वोट का राइट दे दिया गया। 22 अमेंडमेंट जो थी उसमें प्रेसिडेंट को की टर्म को ट्वाइस यानी कि 2 बार वो प्रेसिडेंट मुंतखब हो सकता है। अब हम देखते हैं फीचर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम क्या है। कि ये एक फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। फेडरेशन हम इसे कहते हैं कि जो गवर्नेंस है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेंटर और स्टेट के दरमियान, जैसा कि पाकिस्तान में है फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे हम फेडरेशन कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जो स्टेट लेवल की होती है उसे हम स्टेट कहते हैं। पाकिस्तान में हम उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। जो फेडरेशन का काम होता है वो डिक्लेयर वार करना है, टू मेक ट्रीटीज़ है। जो फेडरेटिंग यूनिट यानी अमेरिका में स्टेट्स का काम है वो है मैरिज वगैरह, डिवोर्स, एजुकेशन या हेल्थ के रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना। जो आर्टिकल 4 है वो इंश्योर करता है कि जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो फेडरेशन और स्टेट के दरमियान, तो जो डोमिनेंसी होगी वो स्टेट को होगी। पाकिस्तान में भी ऐसा है कि जब फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन के दरमियान कन्फ्लिक्ट होगा किसी भी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, जो फेडरेशन की बात मानी जाएगी। अब देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट ये है कि अमेरिका में जो लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है या जुडिशियल ब्रांच है, वो अपनी पावर्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट है। जो आर्टिकल 1 है वो लेजिस्लेटर को पावर देता है, जो आर्टिकल 2 है वो एग्जेक्टिव को पावर्स देता है, जो आर्टिकल 3 है वो जुडिशरी को पावर्स देता है। मींस के हर जो उनका पार्ट्स है, जो उनके लेजिस्लेटर, एग्जेक्टिव या जुडिशरी है, वो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट को एंजॉय करती है। वो अपनी लिमिट्स के अंदर रह के काम करती है, एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते। ये मोंटेस्क्यू ने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट को दिया था और अमेरिका को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, ये एक दूसरे से सेपरेट है और इनके सिलेक्शन का प्रोसेस भी डिफरेंट है। जो आप देखते हैं सबसे पहले जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं। वो 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, उनको अवाम डायरेक्टली इलेक्ट करती है। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली है, उनके नुमाइंदे सेलेक्ट होते हैं। जो सेनेट है उनकी 100 सीट्स होती हैं, वो भी डायरेक्ट पब्लिक उनको सेलेक्ट करती है। पाकिस्तान में ये सेंटर्स इनडायरेक्ट नेशनल असम्बली उनको सेलेक्ट करती है। उनकी मुद्दत 6 ईयर तक होती है, 6 साल तक वो अपनी टर्म को एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेचर है वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कौमी असम्बली और सेनेट कहते हैं। अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट होता है। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसके इलेक्टर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली बाद में प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। ये 2 बार सेलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट की, और इसकी जो टर्म होती है वो 4 ईयर होती है, 4 साल के लिए वो सिलेक्ट होता है। एंड पे हम ये देखते हैं कि जो जजेस हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। जजेस की जो अपॉइंटी होती है वो प्रेसिडेंट करता है और उसके लिए वो मशावरत करता है सेनेट से, अपने अपर हाउस से इजाज़त लेता है। अब देखते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है। जब सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, क्या अमेरिका में कम्प्लीटली जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेटर है, जो एग्जेक्टिव है, एक दूसरे से सेपरेट है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम वहाँ पे है। ईच ब्रांच कैन कंट्रोल एंड लिमिट द पावर ऑफ अदर ब्रांच। कि हर ब्रांच जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो पावर्स दी हैं वो उनके अंदर रह के काम करती हैं और वो अपनी एक दूसरे की पावर को लिमिटेड करती हैं, लिमिटेशंस लगाती हैं, नज़र रखती हैं। अगर एक दूसरे को कोई
कोई ब्रांच भी वायलेट करती है तो उसको नल एंड वाइड करार देती हैं। जैसा कि अगर प्रेसिडेंट कोई काम करता है तो जो सेनेट है वो उस पर नज़र रखता है। अगर लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट उसको नल एंड वाइड करा दे सकता है, उसको पॉकेट वीटो या क्वालिफाइड वीटो कर सकता है। इस तरह जो जुडिशरी है, अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत नल एंड वाइड करा दे सकती है। मीन्स के जो हर इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे पे नज़र रखते हैं और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि सपोज़ के लेजिस्लेटर ने एक बिल पास किया है तो वो फाइनली असेंट के लिए, मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। उस वक्त प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होने हैं, या तो वो उस बिल को क्लियर कर दे, पास कर दे, या उसको पॉकेट वीटो कर ले, अपने पास उसको रख ले, रिज़र्व कर ले। थर्ड होगा क्वालिफाइड वीटो, या उसको बैक कर दे नेशनल असम्बली में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, कि इसमें तरमीम चेंजेस की जाएँ। तो इसी तरह जो देखें एग्जेक्टिव है उसकी जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है वो लेजिस्लेटर पे है। इसीलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। कम्प्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। आगे हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं और ये कैसे अमेरिका में आया। ये सबसे पहले मेरबरी और मेडिसन केस था 1803 में। तो उस पर जब फर्स्ट टाइम जो कोर्ट थी उसने जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल किया, यूज़ किया, और जो अमेंडमेंट्स थी, जो कानून साजी की गई थी, उसको नल एंड वाइड करार दिया। जुडिशियल रिव्यू कहते किसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, उनकी कोर्ट्स के पास, कि जो डिक्लेयर आ लेजिस्लेशन नल एंड वाइड, कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन हुई है, कोई ऐसा कानून या बिल पास हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। ये भी एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम की ही बात है, लेकिन फाइनल डिसीजन इसमें सुप्रीम कोर्ट ही लेती है। आगे हम देखते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे वकूफ़ पज़ीर हुआ। सबसे पहला अमेरिका ने ब्रिटेन को 1781 में डिफीटेड किया। आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन अमेरिका था वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। फ्रेंच की हेल्प से जो अमेरिका ने डिफीट दी ब्रिटेन को, तो उस वक्त जो 13 स्टेट्स थी इन्होंने मिल के इंडिपेंडेंस आज़ादी छीनी थी बरतानिया से। तो ये 13 अमेंडमेंट्स ने मिल के पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1783 में इन्होंने इंडिपेंडेंस ली। तो इन्होंने मिल के कॉन्फेडरेशन बनाई। उसमें जो 1 लेजिस्लेटर थी उसमें एग्जेक्टिव पावर्स किसी के पास भी नहीं थी। इनको हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं क्योंकि ये एक लूज़ कॉन्फेडरेशन थी। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेरिका में बना कि सबसे पहले जो मेडिसन और हैमिल्टन थे, ये चाहते थे कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त कॉन्फेडरेशन थी। इन्होंने फेडरलिस्ट पेपर यानी कि एक न्यूज़ में इन्होंने 85 आर्टिकल्स पब्लिश किए कि ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बाद में एक नेशनल कन्वेंशन के थ्रू उनको डिस्कस किया गया, उनको हम फिडेल्फिया कहते हैं, कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 85 आर्टिकल्स थे वो वहाँ पे पेश किए गए, उनमें अमेंडमेंट्स की गई। फाइनली 1789 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली जो रोल प्ले किया वो हैमिल्टन, मेडिसन और जे ने किया स्टार्ट में। तो उनको हम फेडरलिस्ट पेपर भी कहते हैं कि जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कैसे सिलेक्ट होता है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट सबसे पहले 4 साल के लिए सिलेक्ट होता है, 2 टर्म के लिए सिलेक्ट हो सकता है सिर्फ। और इस वक्त जो बाइडन है वो 46 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि एज इनकी 35 ईयर होनी चाहिए, लास्ट 40 ईयर तक वो अमेरिका में ही रहता रहा हो, और ये अमेरिकन सिटीज़न होना चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में 342 हैं, और उनके 6 नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं। सेनेट की 100 सीट्स हैं और 2 सेंटर हर स्टेट से सिलेक्ट होते हैं। इनका प्रोसेस क्या है? इनका प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले जो प्राइमर्स और कॉकस होते हैं, प्राइमरीज और कॉकस, जैसे हमारे यहाँ पे कौंसलर और नैब नाज़म वगैरह होते हैं, ये सिलेक्ट होते हैं। ये सिलेक्ट होकर ये एक नेशनल कन्वेंशन में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे ये 50% से ज़्यादा जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज़ होती हैं, जो वोट ले लेता है वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाता है। ये सुपर ट्यूसडे होता है। उनमें ये होता है कि जो कॉकस और प्राइमरीज के नुमाइंदे होते हैं वो इकट्ठे होते हैं सारे मिल के प्रेसिडेंट नॉमिनी को सिलेक्ट करने के लिए। जो प्रेसिडेंट नॉमिनी होती है जो सिलेक्ट होता है उसको लिए ये ज़रूरी है कि वो 50% से ज़्यादा वोट्स ले। और ये कैसे सिलेक्ट होते हैं कॉकस और प्राइमरीज? ये सीक्रेट बैलेट होता है, ओपन प्राइमरी और क्लोज प्राइमरी। ओपन प्राइमरी हम इससे कहते हैं कि जो वोटर्स हैं वो किसी को
दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी को भी वोट दे सकते हैं, वो आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो क्लोज प्राइमरी होती हैं वो ये होते हैं कि जो वोटर जिस पार्टी के साथ रजिस्टर्ड हैं वो उनको ही वोट देंगे। अब देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट फाइनली ये जो कॉकस और प्राइमरीज हैं ये सेलेक्ट करते हैं। जो यूएस प्रेसिडेंट हैं इनके लिए ज़रूरी है कि वो 50% से ज़्यादा वोट्स लें। जब वो सदारती इंतखाब के लिए वोट ले लेते हैं तो वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मुंतखब हो जाता है। प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होता है देन वही अपना वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। उसके बाद जब ये जो इंतखाब करने का प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद 3 टॉक शोज़ होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं जो बाइडन और ट्रंप में डिफरेंट किस्म के टॉक शोज़ होते हैं, डिबेटिंग होती है, अपनी अपनी पॉलिसीज़ देते हैं। तो वो तीन टॉक शोज़ अरेंज होते हैं। 20 नंबर को इलेक्शन डे होता है जहाँ पे वोटर्स अपने इलेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो वोटर्स होता है उसकी 18 साल से एज ज़्यादा होती है। ये जो इलेक्टर्स अब जब जो सिलेक्ट होते हैं इनको इलेक्टर कॉलेज कहते हैं। इनकी टोटल सीटें होती हैं 538 सीट्स हैं टोटल। जो कैंडिडेट भी 270 सीट्स ले ले वो अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में ऐसा है कि सपोज़ करें कि वाशिंगटन में 100 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। अगर एक पार्टी ने 51% वोट ले लिया तो वो 100 के 100 ही उस पार्टी के होंगे और बाकी का वहाँ पे ज़ीरो होगा। तो जब ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाता है, इलेक्टोरल वोट दे देते हैं, तो 50 जनवरी को इनॉग्रेशन डे जो सदर है वो अपना हलफ लेता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ़ीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये 1789 में अडॉप्ट होता है। फिलाडेल्फिया का कन्वेंशन होता है, उस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट होता है और 1789 में इन्फोर्स हो जाता है। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके 12 पेजेस हैं, 7 आर्टिकल्स हैं, अब तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है यहाँ पे। इसमें 3 फीचर्स होती हैं, 3 पार्ट्स हैं। लेजिस्लेचर है, इसमें कांग्रेस होती है, कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट होता है। सेनेट्स के 100 सीट्स होती हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 होते हैं। जो एग्जेक्टिव होती है जिसे हम वाइट हाउस कहते हैं, प्रेसिडेंट होता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसकी कैबिनेट होती है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है। ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फेडरेशन और स्टेट्स होती हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें 50 टोटल स्टेट्स हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है यहाँ पे कि ईच जो स्टेट है वो अपनी लिमिट्स के अंदर रह के, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के अंदर रह के अपना काम करती है। आर्टिकल 1 लेजिस्लेटिव पावर देता है, आर्टिकल 2 एग्जेक्टिव को पावर्स देता है, आर्टिकल 3 जुडिशरी को पावर देता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि एक हाउस दूसरे हाउस पे नज़र रखता है, एक जो उसका लेजिस्लेटर है वो एग्जेक्टिव पे नज़र रखती है, एग्जेक्टिव जुडिशरी पे नज़र रखती है। इसी तरह सारे एक दूसरे के साथ लिंक हैं, अपनी वो अमेंडमेंट्स अपने जो पावर्स हैं वो यूज़ करते हैं। कोई वीटो पावर को यूज़ करता है तो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू को यूज़ करती है। जो लेजिस्लेचर है वो अपीचमेंट को यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट जो इसकी फ़ीचर है वो बिल ऑफ बर्थ है कि इसमें 10 अमेंडमेंट्स फर्स्ट ऐसी थी जिसमें ज़िंदगी का राइट दे दिया गया, कि उसमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम दे दी गई। ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिनमें अमेंडमेंट्स करना डिफ़िकल्ट हो। अमेरिका में अब तक जस्ट 200 ईयर्स में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं कि अगर अमेंडमेंट करनी है 2/3 मेजॉरिटी से पहले वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से पास हो बिल, देन वो 3/4 से स्टेट से में पास हो, यानी कि 38 सीट आउट ऑफ 50 उसकी मंजूरी दो, देन वो बिल पास होगा। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। पाकिस्तान में जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं, तो अमेरिका में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर्स हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, उसका लेजिस्लेटिव से कोई तल्लक नहीं होता। वो 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, वो अपनी कैबिनेट को मुंतखब करता है। जो कैबिनेट है वो इसी को रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी कैबिनेट को डिज़ोल्व भी कर सकता है। कैबिनेट वहाँ पे जो नेशनल असम्बली है, जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज़ कंपैरिजन आप देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में जो कैबिनेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल असम्बली को, कि जो प्रेसिडेंट है ये मुंतखब करता है आर्मड फोर्सेस के नुमाइंदों को, ये जजेस को मुंतखब करता है और वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सेशन को बुला सकता है, उनको डिज़ोल्व कर सकता है। इसके पावर एंड फंक्शन क्या है। प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करता है, सुप्रीम कमांडर होता है, ये फॉरेन पॉलिसी बनाता है, फॉरेन एम्बेसडर्स को सिलेक्ट कर, ये किसी भी मुकदमे की सज़ा माफ़ कर सकता है, पार्डन दे सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात हैं। ये बिल को कांग्रेस में
अप्रूवल के लिए पेश कर सकता है, उसके बाद उनके सेशन को बुला सकता है। मज़ीद ये कि ये कांग्रेस से लेजिस्लेटर को नल एंड वाइड करार दे सकता है, अपना पॉकर वीटो क्वालिफाइड वीटो के इख्तियारात को यूज़ कर सकता है, नेशनल बजट को प्रिपेयर करता है और कौमी असम्बली में पेश करता है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, कि वीटो का राइट है, ये कमांडर होता है, ये इसके पास स्पेशल डेलीगेटिव पावर्स होती हैं, इनहेरेंट पावर्स होती हैं, जुडिशरी को अपॉइंटमेंट करता है, ये नॉन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को बनाता है, अपनी कैबिनेट को डिसॉल्व कर सकता है, ये ट्रीटीज़ को इंश्योर करता है। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, कि कोई भी बिल जो लेजिस्लेटिव से पास हुआ है या प्रेसिडेंट ने जिस पे साइन किए हैं, तो जो जुडिशरी है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। कि जुडिशरी का अल्टीमेटम पावर है कि वो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, वही नज़र रखती है कि कानून साजी कौन सी हो रही है, कोई फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है। जो भी होती है वो बेशक वो प्रेसिडेंट ने की हो या नेशनल असम्बली ने, वो उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। अब ये इसको जुडिशियल रिव्यू की स्ट्रेंथ मिली कहाँ से? ये मलबरी और मेडिसन केस जो 1803 में था उससे मिली है। थॉमसन जेफरसन जब प्रेसिडेंट जो होता है वो डिफीट करता है, शिकस्त देता है एडम को 1800 में। उसके बाद क्या होता है कि जो फ्रस्ट्रेशन में जो एडम की गवर्नमेंट होती है वो न्यू कोर्ट्स और जजेस को अपॉइंटमेंट कर देती है, लेकिन वो हाउस ऑफ सेनेट से और सेक्रेटरी से साइन नहीं होते। बाद में जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो उनको अथॉरिटी नहीं देती, तो उनमें एक बंदा होता है मेलबरी, तो वो अदालत में केस कर देता है कि हमें जो लेजिस्लेटर की गई है उसके तहत हमें हमारे राइट दिए जाएं। जो चीफ ऑफ सेक्रेटरी होता है मेडिसन, वो साइन नहीं करता, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि ये लेजिस्लेचर ये अमेंडमेंट्स ठीक नहीं हुई। तो जो अदालत है वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 1803 में जो फ्रस्ट्रेशन में जो लेजिस्लेचर की गई होती है, लेजिस्लेशन की गई होती है, उसको नल एंड वाइड करार देती है। तो उसके बाद जो अदलिया है वो उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर मिल गई। थैंक यू फ्रेंड्स।